एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया था। तो हम जानते हैं टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो फर्स्ट वन इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए, एंड सेकंड वन इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब कि आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं मतलब डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? हमारी जो डीएनए और आरएनए होती है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। न्यूक्लियोटाइड से ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलके डीएनए बनाते हैं और एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो आरएनए बनाती है। तो इस वीडियो में हम डीएनए को डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। क्योंकि जो डीएनए होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है, किस तरह से प्रेजेंट होता है, उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड that carries the genetic information to the offspring of an organism। तो डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो हम जानते हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर जीन होता है। तो जीन क्या है? स्मॉल पार्ट है डीएनए का। तो हमने जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो डीएनए के स्ट्रक्चर में मान लो ये छोटा सा एक पार्ट है, मतलब यहाँ ये एक छोटी सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिसे जीन कहते हैं। तो जीन के अंदर ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक जनरेशन से न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। नाउ डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम। तो जो डीएनए होता है वो हमारी सेल की जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो पहले तो क्रोमेटिन धागे बनाता है, मतलब कि ये मान लो सेल का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो ये क्रोमेटिन या थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उस तरह से ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सेल डिवीजन के पहले ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, वो क्रोमोसोम बना लेते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम जानते हैं खुद का एक इंडिपेंडेंट डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। तो इस तरह से ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं या दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। तो यह देख सकते हैं ये जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है या फिर दो स्ट्रैंड है डीएनए के अंदर, या फिर जो स्ट्रैंड है वो इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे एक स्ट्रैंड है। तो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है इसका मॉलिक्यूल। नाउ एवरी सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म्स अ राइट हैंडेड कॉइल। तो एक जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, तो एवरी सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो राइट हैंडेड कॉइल होती है, राइट साइड में जो होती है कॉइल होती है। नाउ इट इज फॉर्म्ड बाय डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइबो शुगर, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर पेंटो शुगर बना होता है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, पेंटो शुगर। तो पेंटो शुगर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं जिसमें राइबो शुगर और डीऑक्सीराइबो शुगर। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड से बनता है ये। एंड फोर टाइप्स ऑफ बेसिस, तो फोर टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ए, टी, जी और सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ये चार नाइट्रोजनस बेस से ये बनता है। नाउ the two polynucleotide chains of double helix thus formed are antiparallel and complementary to each other। तो जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती है, एक स्पाइरल की फॉर्म में होती है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में होती है। तो किस तरह से अरेंज होती है? ये एंटी पैरेलल में होती है। कैसे होती है? तो ये देख सकते हैं ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो ये एंटी पैरेलल कैसे होती है? ये एक दूसरे की पैरेलल तो है पर ये एक का डायरेक्शन इस तरफ होता है और जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका डायरेक्शन इस तरफ होता है। तो इस तरह से एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होती है ये? तो जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है पेंटो शुगर के ऊपर,
तो जो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि यहाँ पे ए है, तो ए के साथ हमेशा टी आके जुड़ता है और सी के साथ हमेशा जी आके जुड़ता है। तो कोई भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे, तो दूसरी वाले पे ऑटोमेटिकली इस तरह से अरेंज होता है कि हमेशा इस तरह से जुड़ेंगे कि ए हमेशा डी के साथ ही जुड़ेगा और सी हमेशा जी के साथ ही जुड़ेगा। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। Now, the double helix of DNA molecule completes one spiral after every 10 steps. तो एक जो डबल हेलिक्स का जो स्पाइरल होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल का, वो कैसे कंप्लीट होता है कि एक स्पाइरल के अंदर एवरी 10 स्टेप्स होते हैं। मतलब कि जो ये स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं कि जो एक स्पाइरल हुआ वो होता है एक तरह के, जो ये हेलिक्स बनाया हुआ है, तो इस स्पाइरल में क्या होता है कि 10 स्टेप्स कंप्लीट करता है। 10 स्टेप्स कैसे कि मतलब ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो इस तरह से एक स्टेप बनाते हैं। तो ये एक एक स्टेप करते हैं, मतलब कि 10 नाइट्रोजनस बेस आपस में इस तरह से अटैच होते हैं और 10 नाइट्रोजनस बेस मतलब कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से एक हेलिक्स के अंदर लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। तो एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी जो लेंथ होती है उसके हिसाब से जो स्टेप्स होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल में वो 2 लाख से भी ज़्यादा होते हैं। तो 2 लाख स्टेप से भी ज़्यादा स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में। नाउ चारगाफ्स रूल क्या होता है? तो चारगाफ्स के 2 रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल इज द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। तो जो भी प्यूरिन का अमाउंट होगा, जैसे कि एडेनिन है उसका जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा थाइमिन के, जो इसका थाइमिन होता है तो हमेशा ए का अमाउंट टी के बराबर होता है और जो साइटोसिन है उसका अमाउंट हमेशा ग्वानिन के इक्वल होता है। तो प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अमाउंट के इक्वल होगा। और जो दूसरा रूल है वो है द अमाउंट ऑफ ए प्लस टी, मतलब एडेनिन और थाइमिन का जो भी बॉन्ड बनता है उसका अमाउंट जो होता है वो इज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी प्लस सी, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन के जो बॉन्ड है उसके साथ अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो, मतलब कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके टिश्यू की अगर बात करें कि डिफरेंट टिश्यूज़ में तो वो सेम हो सकता है, लेकिन अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे ये अमाउंट सेम नहीं होता है, वहाँ पे ये डिफरेंट होता है। नाउ अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें हम देख सकते हैं ये एक पेंटो शुगर है। तो पेंटो शुगर जो होता है डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोस टाइप का होता है और इसके कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है H3PO4। तो इस पूरे यूनिट को जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए हैं वो कि जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे एक बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। तो जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 पे ये बॉन्ड है और जो H3PO4 है वो कार्बन नंबर 5 पे है। तो इस तरह से ये 3 एंड 5 एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। तो इस बॉन्ड को 3 एंड 5 एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो है उसके कार्बन नंबर 1 पे हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड बना के और सी हमेशा जुड़ेगा जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के। तो इस तरह से ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। नाउ जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो देखते हैं कि जो शुगर होता है, मतलब कि राइबो शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर है और फॉस्फेट जो होता है उस वो दोनों मिलके क्या करते हैं डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। तो ये डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट जो है वो क्या कर रहा है डीएनए के स्ट्रक्चर का, ये डीएनए के स्ट्रक्चर का बैकबोन बनाते हैं। और जो ये बीच में जो बेस होती है, ये जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, वो क्या करता है स्टेप्स बनाते हैं। तो ये इस तरह से स्टेप्स बनाएगा और ये पूरा इसका बैकबोन बनाएगा। तो ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। नाउ डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग क्या होता है? डीएनए पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाईली पैकिंग अप द डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल।
तो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल का जो लेंथ है, मतलब डीएनए लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 2.2 मीटर, एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो बहुत ही कम होता है डीएनए के मॉलिक्यूल के लेंथ के हिसाब से। फिर भी जो डीएनए मॉलिक्यूल है किस तरह से डीएनए के मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो इस जब भी ये पैकेजिंग होती है डीएनए की, तो इस पूरे प्रोसेस को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो ये पैकेजिंग किस तरह से होती है देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन्स है आर द प्रोटीन्स प्रमोटिंग द डीएनए पैकेजिंग इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वही डीएनए पैकेजिंग को प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करके क्या बनाते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स। कैसे बनाते हैं देखते हैं एक बार। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो कौन कौन से हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो अब प्रोसेस देखते हैं इसका। These are positive charged proteins that strongly adhere to negatively charged DNA। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से ये आपस में एक फोर्स द्वारा जुड़ते हैं, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा, और क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। तो ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है 8 मॉलिक्यूल, मतलब कि 8 इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको कि हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। तो इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ही इस तरह से डीएनए आके अटैच होता है। तो जब हिस्टोन प्रोटीन आपस में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में इस तरह से मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। पर जो भी ये हिस्टोन प्रोटीन के बीच में ये जो दिख रहा है जहाँ पे ये लिंक हो रहा है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। और जो हिस्टोन ऑक्टामर की जो कोर है उसके ऊपर ये 4 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, वो इसके कोर पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ये लिंकर डीएनए है, जो ये बीच वाला पार्ट है, उसके ऊपर H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नाउ द 6 न्यूक्लियोसोम्स आर फर्दर कॉइल्ड which results in the formation of solenoid। तो ऐसे ही 6 न्यूक्लियोसोम मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम मिलके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो 6 न्यूक्लियोसोम मिलके जब ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड। Now the n number of solenoid adhere together and make thread-like structures called chromatin fibers। ऐसे ही बहुत सारे सोलेनॉइड मिलके, n नंबर ऑफ सोलेनॉइड मिलके जब आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे ही क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरह से ये आपस में जब जुड़ जाएंगे ये बन गया क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स की अपीयरेंस ही होती है न्यूक्लियस में। इसी तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हो गया क्रोमेटिन फाइबर्स। तो ये अब क्या होता है क्रोमेटिन फाइबर्स को आगे देखते हैं। Whereas न्यूक्लियोसोम्स आर बीड्स प्रेजेंट ओवर देम। तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स के ऊपर जो ये दिख रहा है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, वो बीड्स की तरह अपीयर होते हैं, बीड्स का अपीयरेंस देते हैं। नाउ दीज क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। अब जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब क्या होता है जो ये क्रोमेटिन के जो फाइबर्स होते हैं वो एक कंडेंस स्ट्रक्चर, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये इस तरह से क्रोमोसोम बन जाते हैं, ये बहुत हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये बनता है जबकि कोई भी सेल डिवीजन होने वाला होता है। तो ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स को आगे जब हम माइटोसिस या सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है, किस तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।